वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ शंकु तथा अंतः शंकु के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलता है? बिहार है, यूपी है, असम है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। जलोढ़ शंकु है और अंतः शंकु है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जलोढ़ शंकु सबसे पहले होता क्या है? जलोढ़ शंकु होता क्या है ये बताइए। जलोढ़ शंकु होता क्या है? जलोढ़ शंकु का निर्माण तब होता है जब पहाड़ से मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, पर्वतीय जल जो है जब वो पहाड़ से मैदान में प्रवेश करती है तो उसका जो निक्षेप होता है उसके द्वारा जो शंकुआकार आकृति बनता है उसी को बोलते हैं जलोढ़ शंकु। ठीक है, जब पर्वतीय जल ठीक है, पर्वतीय जल जब पहाड़ से मैदान की तरफ प्रवेश करता है, पहाड़ से मैदान में प्रवेश करने पर, पहाड़ से मैदान में प्रवेश करने पर ये यहाँ पे शंकु की तरह की आकृति बनाती है, शंकु की आकृति बनाती है। इसके अब से इसका जो अवसाद होता है उससे बनता है, तो उसी आकृति को क्या बोलते हैं? जलोढ़ शंकु उसे बोला जाता है। एक जलोढ़ शंकु होता है, एक जलोढ़ पंख होता है, एक जलोढ़ पंख भी आपका होता है। ठीक है, हाँ, तो ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल किस राज्य में मिलता है? बिहार में, यूपी में, असम में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका असम में देखने को आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार में भी नदी की बात करें तो बिहार में मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जो बिहार को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है ना। 2 भागों में गंगा नदी बिहार को बांटती है। ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। एक आपका उत्तरी बिहार हो जाता है, और मैक्सिमम जो गंगा की सहायक नदी है वो कहां से आकर मिलती है? उत्तर की तरफ से ही आकर मिलती है। दक्षिण में कुछ ही नदी है जो गंगा से मिलती है, और जिसमें सबसे मुख्य नदी है आपकी दक्षिण बिहार की कौन सी? सोन नदी है ना, सोन नदी। चलिए, कितने राज्य से होकर बहती है? कितने जिले से होकर ये बहती है बिहार में? तो ये 12 जिले से होकर बहती है। कितने जिले से? 12 जिले से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, 12 जिले से। क्लियर है? तो 11 का आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 112। ठीक है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है ये बताना है। अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में इधर हाल ही के दिनों में बहुत डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताइएगा क्या हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद कहाँ पे स्थित है? अगर हम लोग सियाचिन हिमनद की बात करें तो आपको हम बता चुके हैं, सियाचिन हिमनद पर ही आपका, सियाचिन हिमनद को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सियाचिन हिमनद को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पे है? नुब्रा नदी घाटी वहीं पर स्थित है, उसके उत्तर में है। नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में है, नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में। अच्छा, नुब्रा किसकी सहायक नदी है ये आपको कमेंट करके बताना है। नुब्रा किसकी सहायक नदी है ये बताना है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल की बात करें, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल की बात करें तो वो कौन सा होगा? तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपका सियाचिन ग्लेशियर पर ही स्थित है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पर ही स्थित है। ठीक है, क्लियर है तीनों? अच्छा, कहां पर है ये? काराकोरम पर्वत, काराकोरम के बारे में आप जानते हैं, तो काराकोरम रेंज में है। सबसे बड़ा हिमनद भी है। ठीक है, वो भी लिख ही लेंगे। काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सियाचिन हिमनद आपका हो जाएगा सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है।
तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी घाटी में, जिसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जिसका भी सी है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है ये बताना है। ज्वालामुखी मूल, संरचनात्मक मूल, हिमानी मूल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है ये बताना है। ठीक है, अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करेंगे, नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी जो है ये कहां से निकलती है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है ये बताना है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, चलिए आगे चलते हैं। अमरकंटक से निकलती है, कहां से? अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद किस किस पर्वत श्रेणी से होकर बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। कई बार आपको बताए हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है, बीच से होकर बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, ये डेल्टा बनाती है या एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इसका अधिकांश हिस्सा किस राज्य में? गुजरात में। अधिकांश हिस्सा किस राज्य में? गुजरात राज्य में बहता है। ठीक है, और कौन सा लक्षण है इसमें? संरचनात्मक मूल इसका विशेष लक्षण है। क्लियर है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक मूल। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सूखा क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पठार भाग, पूर्वी तटीय प्रदेश, अरावली का पश्चिम भाग, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? सूखा क्षेत्र कहाँ होगा ये बताइए। जहां पे बारिश कम होगी, है ना, जहां बारिश कम होगी या ना के बराबर होगी वही तो सूखा क्षेत्र होगा ना। चलिए, अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो अरावली का पश्चिमी भाग होगा। कौन सा होगा? अरावली का पश्चिमी भाग। कैसे होगा देखिए, होता ये है कि अरावली पर्वत यहाँ पे है आपकी राजस्थान में, है ना, अरावली पर्वत यहाँ पे है ना, और सतपुड़ा आपका पश्चिमी घाट आपका यहाँ पे है, पश्चिमी घाट। ठीक है, और इधर क्या है? पूर्वी घाट है। तो मानसून जब प्रवेश करता है तो क्या होता है? मानसून जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले अरब सागर शाखा की मानसून यहाँ पे आती है, अरब सागर शाखा की मानसून आती है। सबसे पहले तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ठीक है, शुरू से लेके चलते हैं। सबसे पहले कौन सा मानसून होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक आपकी कौन सी? अरब सागर वाली शाखा, अरब सागर वाली शाखा, और दूसरी कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये दो शाखाओं में बढ़ती है। नीचे से आया, नीचे से आके ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक आपका इस साइड अरब सागर है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है, तो एक इधर जाती है, एक इधर जाती है। ठीक है, तो अब जो अरब सागर वाली शाखा है ये वापस से 3 हिस्सों में बढ़ती है। कितने में? 3 हिस्सों में अरब सागर वाली शाखा बढ़ती है। कहाँ कहाँ देखिए, एक तो जहां से मानसून का प्रवेश होता है, जहां से मानसून का प्रवेश होता है सबसे पहले कब? जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश होता है। कहां पे? केरल के तट पर। कहां पे? ये जो केरल आपको दिख रहा है इसी के तट पर ये प्रवेश करता है। ठीक है,
जिसे कि मानसून प्रस्फोटन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भारी बारिश होती है, उसके बाद ये पश्चिमी घाट से टकरा टकरा के इस क्षेत्र में काफी वर्षा करवा देते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और जितनी भी हवाएं आती है वो यहाँ पश्चिमी घाट से टकराकर इसी क्षेत्र में वापस से बारिश करवाती है, इसी क्षेत्र में, ठीक है। इस साइड जा ही नहीं पाती है, कुछ कुछ जाती है तो थोड़ी बहुत बारिश होती है और इस भाग में जो बारिश नहीं होता है, इसलिए इस भाग को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया का क्षेत्र। क्या बोला जाता है, वृष्टि छाया का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, जिसमें मुख्यतः आपका तमिलनाडु में वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से नहीं होता है। एक शाखा का तो ये हाल है। दूसरा आपका यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ सतपुड़ा है, यहाँ अजंता है। तो होता ये है कि दूसरी शाखा जो आती है वो सीधे इस दो पहाड़ों के बीच से निकलते हुई थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी शाखा यहाँ गई। तीसरी शाखा जो इसकी है ये सीधे ऐसे अरावली के समानांतर अरावली को क्रॉस करते हुए, अगर यही अरावली पर्वत इस तरह ना होकर इस तरह से रहता, ठीक है, इस तरह से रहता तो इधर से जाने वाली हवा उससे टकराती है ना, यहाँ पर इस तरह अरावली रहता तो इधर से जाने वाली हवा टकराती और राजस्थान में बारिश करवाती। लेकिन ऐसे तो है नहीं, समानांतर है। समानांतर मतलब ऐसे है तो हवा सीधे पार करके आगे चली जाती है, ठीक है। पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली के पास जाके धर्मशाला के निकट ये इस शाखा से भी मिलकर बारिश करवाती है, ठीक है। तो यही रीजन है कि अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में आपका वर्षा नहीं होता है। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है, ये सूखा रह जाता है, ठीक है। तो सूखा ज्यादातर कहाँ पड़ता है, अरावली के पश्चिमी भाग में। अरावली के पश्चिमी भाग में सूखा पड़ता है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां से क्लियर हो गया भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है, अरावली का पश्चिमी भाग। अरावली का पश्चिमी भाग मुख्य सूखा क्षेत्र है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। आंसर 114 का क्या हुआ, सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है तावा परियोजना। कौन सा है, तावा परियोजना कहां से संबंधित है, बालाघाट से, बस्तर से, होशंगाबाद से। तावा परियोजना तावा नदी पर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में है। तावा परियोजना की बात करें तो ये तावा नदी पर है। कहां पे, मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो होशंगाबाद में। कहां पे है, होशंगाबाद में स्थित है। क्लियर है, तावा परियोजना तावा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में। इसके अलावा भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में। भद्रा परियोजना कहाँ पे, भद्रा नदी कर्नाटक, ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी यूपी में है, ठीक है। कोरैडी नदी पर आपका कौन सा परियोजना है ये बताएंगे। कोरैडी नदी पर कौन सा परियोजना है, चलिए क्लियर है। 2-3 परियोजना लिख लेंगे, 2-3 परियोजना हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो जायकवाड़ी परियोजना आपका गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर कहां पे है, महाराष्ट्र में। कहां है, महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा इडुक्की परियोजना बताए थे। इडुक्की परियोजना ये कहां है आपका, ये पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी कहां पे, केरल में। कहां पे है, केरल में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताए भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक में है ना। उसके अलावा भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना भीमा परियोजना पवना नदी। भीमा परियोजना पवना नदी कहां पे, महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी यूपी में। माता टीला परियोजना कहां पे, बेतवा नदी, ठीक है।
यूपी में। क्लियर है? हाँ, पोंचमपाद भी, पोंचमपाद आपका कहाँ पे है? पोंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। पोंचमपाद जायकवाड़ी कहाँ पे है? ये आपका गोदावरी नदी पर ही है। और कहाँ पर है? तो ये आपका है कर्नाटक में। लिख लेंगे, वो भी लिख लेंगे। पोंचमपाद परियोजना इंपॉर्टेंट है। पोंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। चलिए, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? होशंगाबाद, है ना? होशंगाबाद में है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, सी। आगे चलें, सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे आपके जुड़ सके, और भी बच्चे आपके जुड़ सके। ठीक है, अभी तो ज्यादा रात भी नहीं हुआ है कि खा पी के सब सो जाएंगे। हाँ, ठंडी है, मानते हैं जल्दी रात हो जाती है, लेकिन ज्यादा रात भी नहीं है। अभी तो सब पढ़ ही रहे होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कोई कम्बल के अंदर से पढ़ रहा होगा, कोई बैठ के पढ़ रहा होगा, लेकिन अभी बहुत कोई जगह होगा, कुछ कुछ कर रहा होगा। ठीक है, आप भी मोबाइल लेके घूम के पढ़ रहे होंगे, बैठ के पढ़ रहे होंगे, सो के पढ़ रहे होंगे। कौन कौन कैसे कैसे पढ़ रहा है बताओ, जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। कथन और कारण दिया हुआ है, कथन और कारण आपका दिया हुआ है और बताना है क्या होगा। ठीक है, कौन सा होगा? कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन कारण गलत है। जो भी होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116। चलिए देखते हैं। 116 कथन कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सही है, सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र कहाँ है? हिमालय में है, बिल्कुल सही है। चलिए, कारण है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र स्थित है। ये भी रीजन सही है, तो क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भूकंपीय क्षेत्र की बात करें तो भूकंप को कितने जोन में बांटा गया है? 2, 3, 4 और 5। भूकंप को कितने जोन में बांटा गया है? तो भूकंप को 4 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 4 जोन में बांटा गया है। कौन? जोन 2, जोन 2, जोन 3, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, जोन 5, है ना? ये आपका है। इसमें से जो जोन 2 है, जोन 2 है, इसमें ऐसे क्षेत्र को शामिल किया गया है जहां पे भूकंप सबसे कम आता है ना, सबसे कम भूकंप आता है। इसमें ऐसे क्षेत्र को शामिल किया गया जहां सबसे कम आता है। और जोन 5 जहां पे सर्वाधिक भूकंप आता है, उसको किस में रखा गया है? जोन 5 में रखा गया है। किसमें? जोन 5 में उसको रखा गया है। यानी खतरनाक है आपका कौन सा? जोन 5 आपका खतरनाक है। जोन 5 खतरनाक है क्योंकि सबसे ज्यादा भूकंप इसमें आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 117। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन सा? यूरेनियम है, थोरियम है, इरिडियम है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन। ठीक है, चलिए थोरियम की अगर हम बात करते हैं, थोरियम किसका अयस्क है? मोनाजाइट का। किसका अयस्क है? मोनाजाइट का अयस्क है। किसका है? मोनाजाइट का। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? केरल में। दक्षिण भारत में ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे? केरल में मिलता है। ठीक है, और भारत में भी सर्वाधिक आपका कहाँ पे? केरल में ही मिलता है। थोरियम का एकमात्र थोरियम जो है सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे? केरल में होता है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? झारखंड में। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? झारखंड में। यूरेनियम की बात करेंगे तो इसका सर्वाधिक
भंडार कहाँ है? झारखंड में है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार झारखंड में उपलब्ध है, झारखंड में। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसका महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? नाभिकीय ईंधन थोरियम है। कौन सा है? थोरियम है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राप्ति कहां से होती है? मोनाजाइट से होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट से उत्तर दीजिए। नागपुर है, आगरा है, कृष्णागिरी है, ग्वालियर है। बताइए, उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा जा रहा है। अच्छा, उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करते हैं। गलियारा जो है ये आपका क्या है? ये एक सड़क मार्ग है ना। गलियारा एक सड़क मार्ग आपका है। इसमें उत्तर दक्षिण गलियारा है, पूरब पश्चिम भी गलियारा है। उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा। तो पहले उत्तर दक्षिण गलियारा देखते हैं। उत्तर मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सड़क का सबसे लंबा हिस्सा है कौन सा है? कहां से कहां तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहां से कहां है? श्रीनगर से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 4000 है। कितना है? लगभग 4000 है। और टोटल की लंबाई की बात करें तो 7522 किलोमीटर है। टोटल कितना? 7522 है। पूरे गलियारा की लंबाई, पूरे गलियारा की कुल लंबाई, गलियारा की कुल लंबाई 7522 आपका हो जाएगा। 7522 टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, 7522, जिसमें कि उत्तर दक्षिण भी है और पूरब पश्चिम भी आपका शामिल है। तो ये तो उत्तर दक्षिण हुआ, लेकिन अगर पूरब पश्चिम गलियारा की बात की जाए, पूरब पश्चिम गलियारा की बात की जाए तो ये आपका कहां से कहां तक है? पूरब पश्चिम गलियारा आपका कहां से कहां तक है? तो ये है आपका कहां से कहां तक? सिलचर। सिलचर से लेकर कहां तक है? पोरबंदर तक। सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक है। गुजरात का पोरबंदर पश्चिम में है, सिलचर आपका असम में। तो सिलचर से, सिलचर पूरब में है, सिलचर से कहां? पोरबंदर तक। सिलचर से पोरबंदर तक पूरा पश्चिम गलियारा है। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां पे काटता है? पूरब पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां काटता है? तो ये झांसी में काटता है। कहां पे? झांसी में। झांसी में दोनों मिलता कहां है? ये मिलता है झांसी में। ठीक है, इस जगह का नाम झांसी। दोनों एक दूसरे को झांसी पे काटता है। ठीक है, अब उसमें शहर के बारे में, उत्तर दक्षिण गलियारा में शहर के बारे में आपसे पूछा गया है। नागपुर, आगरा, कृष्णगिरी, ग्वालियर, कौन सा हो जाएगा? चलिए, सबसे पहले यूपी में आपका आगरा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर आता है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर आता है। तो बी के बाद कौन सा होगा? डी होगा। बी के बाद डी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है। उसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर है और फिर आपका कृष्णागिरी है। तो आंसर आपको कौन सा दिख रहा है? आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर से दक्षिण ही पूछा है ना, उत्तर से दक्षिण। तो आगरा यूपी में है आपका। ठीक है, तो सबसे उत्तर की तरफ आगरा ही है। तो क्या हो जाएगा? आंसर ना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 119। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है ये बताना है। दो होता है, एक अनुसूचित जाति होता है, दूसरा अनुसूचित जनजाति होता है। दो होता है, अनुसूचित जाति जिसे कि हम लोग बोलचाल में डायरेक्ट एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसे कि हम लोग एसटी बोलते हैं। ठीक है, एक आपका कौन सा है? एससी है, एक आपका एससी है और एक आपका क्या है? एसटी है। ठीक है, दोनों के बारे में देखेंगे। एससी अनुसूचित जाति है और ये अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात की गई है कि कहां पर उसका पहचान नहीं किया गया है। तो पंजाब और हरियाणा दो ऐसा राज्य है, पंजाब और हरियाणा दो ऐसा राज्य है जहां पर एसटी आपका नहीं पहचाना गया है, जहां पे एसटी आपका नहीं है। ठीक है, जहां पे एसटी नहीं है, हाँ एसटी नहीं है। एससी आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी
नहीं है। एससी की बात करें तो एससी आपका कहाँ पे नहीं है, ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है, यानी अनुसूचित जाति नहीं है। अब इसमें से क्वेश्चन और बनता है कि एसटी परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मिजोरम में है। एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एसटी की बात करें, एसटी की बात करें तो सबसे ज्यादा एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है, मिजोरम में। प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है, मिजोरम में। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक मिजोरम में। और एससी की बात करें तो एससी सबसे ज्यादा यूपी में है और प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में है। एससी की बात करें तो एससी सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ, यूपी में, सर्वाधिक यूपी में है। और प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो कहां पे है, पंजाब में। प्रतिशत के हिसाब से कहां पे है, पंजाब में प्रतिशत के हिसाब से है। तो 119 का क्या होगा, 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में कोई भी आपका अनुसूचित जनजातीय समुदाय नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई कब, 8 में, 12 में, 14 में। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई कब, ये भारत की बात कर रहा है। वैसे जलवायु परिवर्तन पे UNFCCC कब किया गया था, UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन आपका कब किया गया था। चलिए जलवायु परिवर्तन पर ही था, UNFCCC, ठीक है। ये कब, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील में पड़ता है। और कब हुआ था, 1992 में। 1992 में आपका हुआ था, ठीक है। कहां पे, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में आपका हुआ था, ठीक है। कहां है ये आपका ब्राजील में है। कहां है, ब्राजील में है, ठीक है, ब्राजील में स्थित है। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसी में जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन आपका हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये किससे संबंधित है, ये आपका किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और भारत में कब हुआ, भारत में 2008 में, 12 में, 14 में कब हुआ, तो ये आपका 2008 में हुआ। कब हुआ, 2008 में हुआ था। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो के ब्राजील में हुई। दूसरी पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में हुआ 2002 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, हाँ दूसरा भी लिख लीजिए, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ, 2002 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 2002 में हुआ। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 121, क्या है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड है, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल है।
चलिए, ओजोन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका सही है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड और आपका कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो जाएगा। हाँ, अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा को ही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा को ही क्या बोलते हैं, तेजाबी वर्षा भी बोला जाता है। अम्ल वर्षा को तेजाबी वर्षा भी बोलते हैं। नॉर्वे स्वीडन वाले देश में आपका होता है। ठीक है, चलिए, रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल, ये भी आपका सही है। अच्छा, अम्ल वर्षा में सिर्फ नाइट्रिक एसिड दिया है तो आंसर आप ये भी टिक कर सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा ये सही आपका। यहाँ पे सिर्फ अगर नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है तो सही भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आधा भी दिया हुआ है तो आप इसमें आंसर लगा लीजिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड होता है, उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। ठीक है, दोनों होता है, लेकिन सिर्फ नाइट्रिक एसिड दिया है, कोई बात नहीं, दोनों होगा, एक नहीं होगा, दोनों होगा। ठीक है, तो आप बी भी कर सकते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप बी को सही मानते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। हाँ, बी ही लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, जब आधा ही दिया है अम्ल वर्षा, आधा ही दिया है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि दोनों के मिलने से ही अम्ल वर्षा बनता है, तेजाबी वर्षा बनता है। ठीक है, अम्ल वर्षा की बात करें तो कहाँ पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस सब जगहों पर आपका होता है। सबसे पहले अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है और सर्वाधिक आपका स्वीडन में होता है। सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले कहाँ पे, नॉर्वे में, सबसे पहले नॉर्वे में होता है। और सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक स्वीडन में होता है। सर्वाधिक कहाँ पे, स्वीडन में होता है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क में ये बहता है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 122, गौमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। गौमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। कई सारा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको हम डेली बताते हैं, तो बताइए गौमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। अच्छा, चलिए कुछ और की बात कर लेते हैं। अबोहर कहाँ पे है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, पाखला बताइए कहाँ पे है, पाखला कहाँ पे है। ठीक है, पाखला और काबला कह सकते हैं, पाखला और काबला आप कह सकते हैं, कहाँ पे है। हाँ, इसका बताइए आंसर, पाखला और, चलिए इसके साथ ही काबला भी लिख देते, दोनों एक ही जगह है, पाखला और काबला कहाँ है। इसका आंसर बताइए, बहुत बताए हैं। ठीक है, डाम्फा, डाम्फा कहाँ पे है, मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में डाम्फा है। सुल्तानपुर हरियाणा में है, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर कहाँ है, हरियाणा में आपका सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारा आपका है। नोंगर वाइलम मेघालय में है, निरिंकी नागालैंड में है। चलिए, पाखला और काबला देव कहाँ है, तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, धमतरी, रायगढ़, रायपुर कहाँ है, रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ जिनका भी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नोंगर वाइलम बोले कहा, मेघालय में बताएं। नोंगर वाइलम कहाँ बताए हैं, मेघालय में। नोंगर वाइलम कहाँ पे बताए, मेघालय में। नोंगर वाइलम मेघालय। ठीक है, गिर, गिर कहाँ है, गिर आपका गुजरात में है। गिर कहाँ है, गुजरात में है। केवला देव ये कहाँ है, राजस्थान में। केवला देव कहाँ है, केवला देव कहाँ है, राजस्थान में। घाना कहाँ है, राजस्थान में। घाना कहाँ है, राजस्थान में। केवला देव कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 123। एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचार
पत्रों में आपको किस संदर्भ में देखा जाता है, कभी कभी समाचार में रहता है, किस संदर्भ में? वन्य प्राणी जात का बुद्ध प्रजनन, वन्य प्राणी जात का बुद्ध प्रजनन, बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव, स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। अच्छा, बाघ अभ्यारण्य है तो बहुत दिन से बाघ अभ्यारण्य पे चर्चा नहीं किए हैं, तो जैसे चाय पे चर्चा होती है, यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य पे चर्चा कर लेते हैं। चाय पीते पीते चाय पे चर्चा होती है ना। भारत की 95% आबादी चाय तो पीती ही है। चलिए, बाघ अभ्यारण्य है ना, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बाघ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया, इंदिरा गांधी के समय में आया था, कैलाश सांखला के कहने पे आया था, 1973 में आया था। ठीक है, कैलाश सांखला के कहने पर 1973 में आया था। और पहला कहां पे? जिम कार्बेट में खोला गया था। बाघ अभ्यारण्य पहला कहां पे? जिम कार्बेट में। और वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। वर्तमान में कितने राज्य में बाघ है? 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। कितने में? 18 राज्य में पाए जाते हैं। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई, ठीक है, बाघ दिवस मनाते हैं। कितने राज्य में? 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे? जिम कार्बेट। कहाँ पे? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में था। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। चलिए, अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। कब का है? 1973 का आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा, 1973 का। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में आया था। लाने वाले कौन थे? कैलाश सांखला। कौन? कैलाश सांखला लाने वाले थे। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर है? तो एम स्ट्रिप शब्द किसके लिए है? बताइए, एम स्ट्रिप शब्द किसके लिए है? बाघ पे इतनी चर्चा हो रही है तो बाघ के लिए ही होगा ना। बाघ के लिए ही होगा, किसी और के लिए रहता तो किसी और पे चर्चा होती। तो किसके लिए है? बाघ अभ्यारण्य के लिए। किसके लिए? बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव के लिए। यानी कि जिसका भी आंसर बी है वो खुश हो जाए, आपका आंसर सही है ना। जिसका भी आंसर बी है खुश हो जाए, आपका आंसर सही है, बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव के लिए। बाकी ये पूरा डाटा आपको याद रखना है। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सबसे पहला जिम कार्बेट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, इंदिरा गांधी के समय में आया था। कैलाश सांखला के प्रयास से आया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 18 राज्य में वर्तमान में टाइगर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहां पे? मध्य प्रदेश में। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 124, जैव ईंधन अक्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कौन सा सही नहीं है बताइए। इसमें क्या क्या है? बायोगैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस के प्रभाव को ये कम करता है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करता है। बायोडीजल है, बायोगैस है, एथेनॉल है, बायोडीजल है, बायोगैस है, एथेनॉल है। ठीक है, ये सभी तो है। ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करता है, ग्रीन हाउस। ठीक है, चलिए कौन सा सही नहीं है 124 का? देखते हैं। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये तो सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 125, जल प्रदूषक कौन नहीं है। जल प्रदूषक की बात है, जस्ता है, निकेल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एक से अधिक है, इनमें से कोई भी नहीं है। जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, ये सब आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन नहीं है। जल प्रदूषक कौन नहीं है, बताइए। जस्ता है, निकेल है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, ठीक है, पारा है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, पारा है, कैडमियम है, जस्ता है, निकेल है, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। जो जल में घुलकर प्रदूषण का काम करता है, जल प्रदूषक कहलाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 126, वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन डिवाइडर, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। यंत्रीय विधि कौन सी नहीं है। तो ये कौन सा नहीं होगा, बैग फिल्टर है, साइक्लोन कलेक्टर है, और साइक्लोन सेपरेटर भी होता है। साइक्लोन सेपरेटर भी होता है, ठीक है, लेकिन साइक्लोन डिवाइडर नहीं होता है। साइक्लोन डिवाइडर नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात, वायु प्रदूषक कौन कौन है, 2-3 का नाम लिख के जल्दी से कमेंट कीजिए, वायु प्रदूषक कौन कौन है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 127, अम्ल वर्षा। अच्छा, अम्ल वर्षा पे तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की ही है। कौन क्षतिग्रस्त होते हैं अम्ल वर्षा से, कौन कौन से देश क्षतिग्रस्त होते हैं, ये आपको बताना है। अम्ल वर्षा अभी तुरंत बताए हैं, कौन कौन सा है इसमें अम्ल वर्षा। सबसे पहले नॉर्वे में, सबसे ज्यादा स्वीडन में, ठीक है। होती कहाँ कहाँ है, नॉर्वे में होती है, फ्रांस में होती है, स्वीडन में होती है, डेनमार्क में होती है, फिनलैंड में होती है। इस सब जगह पर अम्ल वर्षा होती है। इस सब जगह पर आपकी अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, कहाँ पे होती है बताइए। इसका पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब होता है। पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, लिख लीजिए, पीएच मान जब वर्षा जल का 5.6 से कम हो जाता है तब वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। कहाँ पे, ये आपका कहाँ कहाँ हो जाएगा, कनाडा और नॉर्वे में। कौन क्षतिग्रस्त होता है सबसे ज्यादा, कनाडा और नॉर्वे सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। हाँ, कनाडा और नॉर्वे सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका हो जाएगा। कहाँ कहाँ ये बहती है, नॉर्वे में, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है, उसके बाद आपका अमेरिका। इस सब जगह पर अम्ल वर्षा होती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी बी सही आंसर हो गया। आगे
क्वेश्चन नंबर 28, 128, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग से, कुक जलडमरू मध्य से, बॉस जलडमरू मध्य से, किससे पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है। एशिया और उत्तरी अमेरिका कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। कुक जलडमरू मध्य की बात करें तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ठीक है, इस दोनों के बीच में कौन सा है? कुक जलडमरू मध्य है। उसके बाद आपका एक फॉबैक्स है जो न्यूजीलैंड से ही संबंधित है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और स्ट्रीटबर्ड द्वीप से संबंधित है, ठीक है। फॉबैक्स जल संधि, फॉबैक्स जल संधि, ये आपका जल संधि, ये स्ट्रीटबर्ड द्वीप और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड का कौन सा? दक्षिणी द्वीप, ठीक है। और कौन सा? फॉबैक्स द्वीप, ये स्ट्रीटबर्ड द्वीप, और कौन सा? स्ट्रीटबर्ड द्वीप, ठीक है, स्ट्रीटबर्ड द्वीप से संबंधित है फॉबैक्स जल संधि। क्लियर है? चलिए, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि कहां पे है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, किसके? बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। और बेरिंग जलडमरू मध्य ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य की बात करें तो यही अंतरराष्ट्रीय तिथि को भी जोड़ता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि को भी जोड़ता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि को जोड़ता है, ठीक है। चलिए, एशिया और आपका ये यूरोप के बीच भी यही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बॉस ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, बॉस कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बॉस जलडमरू मध्य की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सा? बॉस जलडमरू मध्य आपका हो जाएगा। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सा है? एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में बेरिंग जलडमरू मध्य है। कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच आपका स्थित है, ठीक है। लुजोन है, लुजोन और फॉर्मोसा द्वीप के बीच में है, लुजोन और ताइवान द्वीप के बीच में है आपका, ठीक है। और फॉर्मोसा, ताइवान और फॉर्मोसा द्वीप के बीच में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, भारत किस गोलार्ध में है ये बताना है। भारत किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, एक से अधिक या कोई भी नहीं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये बताना है आपको। तो बताने का कष्ट करेंगे, कमेंट करने का कष्ट करेंगे, कमेंट में अपने आंसर देने का थोड़ी सी आपको कष्ट करनी पड़ेगी। बताइए। ये हम क्या बनाए तो समझ में आ ही गया होगा। ये क्या बनाया गया है ये समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं, है ना। जाना पहचाना सा दिख रहा है ना? हाँ, जाना पहचाना सा ही दिख रहा है। ये है ग्लोब, बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य या विषुवत, क्लियर है। ऊपर में कर्क, नीचे में मकर, कर्क उत्तर की तरफ है और हमारा इंडिया कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरता है। इंडिया नहीं गुजरता है, कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा प्यारा सा भारत, है ना। यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है। चलिए, अब इस प्यारे से भारत के बारे में ही पूछा गया है। ये जो है आपका, ये जो है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया। चलिए, इसके बारे में ये पूछा गया ना, इसके बारे में ये पूछा गया कि ये किस गोलार्ध में है, ये किस गोलार्ध में होगा,
ठीक है, अब क्लियर है, थोड़ा सा वो उसमें हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है। चलिए बताइए, तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, पहले ये बताइए। ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं उत्तर दिशा। क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। सबसे पहले तो दक्षिण वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया, दक्षिण वाला ऑप्शन गया। उत्तर में अगर हम इसको ऐसे बीचों बीच बांटेंगे तो ये वाला पश्चिम, ये वाला पूरब, ये वाला पूरब, तो हमारा जो भारत है वो यहीं पे है ना, यहाँ पे। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया उत्तर, तो बीच में किसके बीच में हुआ? उत्तर और पूरब के बीच में। किसके बीच में? उत्तर और पूरब के बीच में। तो आंसर क्या होगा? उत्तर और पूरब सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा प्यारा सा भारत स्थित है। बाकी आप फटाक से बताइए कितने डिग्री देशांतर पे है और कितने डिग्री अक्षांश पे है, बताइए। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताइए क्या होगा। बहुत बार बताए हैं, जल्दी से बताइए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 130। भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा गया है। चलिए, ये साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मिट्टी साधारणतः लाल रंग का ही होता है, और आपको सफेद भी दिखेगा, सफेद लेटेराइट मिट्टी भी दिखेगा कहीं कहीं। लेटेराइट मिट्टी सफेद क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्योलिन की मात्रा पाई जाएगी, क्योलिन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। क्योलिन की वजह से लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है वो सफेद होता है ना। ऐसे साधारणतः लाल रंग की होती है। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है। पोटास से समृद्ध होता है, ये बात तो सही है, लेकिन नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है ना, इससे समृद्ध नहीं होता है, इसकी कमी होती है। नाइट्रोजन की लेटेराइट मिट्टी में कमी पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चूना, सिलिका, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। चूना की भी कमी है, सिलिका की भी कमी है, ठीक है, इस सब की कमी होती है। चलिए, ये आपका हो गया गलत। तीसरा है, इन मिट्टी में टेपियोको और काजू की अच्छी उपज होती है। इसके साथ चाय हो गया, इलायची हो गया, नारियल, रबड़, इस सब की खेती भी होती है, ये भी सही है। और पूछा क्या है? सत्य कथन ही पूछा है। तो भाई बताओ अब सत्य कथन क्या होगा? ए और सी सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कुगटी कहाँ है? चलिए, वन्य पशु विहार हजारीबाग कहाँ पे है? झारखंड में। दालमा कहाँ पे है? झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। हजारीबाग, दालमा, ठीक है, पलामू कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। इसके अलावा आपको नहीं बताने वाले, बहुत सारा बता चुके हैं, ठीक है। एक ही बात कितना बताएं? चंदप्रभा यूपी में है। चलिए, और कुगटी वन्य पशु विहार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा 131 का सी। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तंसा, तंसा कहाँ है? तंसा महाराष्ट्र में है। तंसा कहाँ है? तंसा आपका महाराष्ट्र में, तंसा हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। जब अति शीतल वायु की सनहती के ऊपर अति तप्त आर्द्र वायु उठती है तो कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? प्रशांत मौसम, हिमपात, तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला, ठीक है। हिमपात तो होगा नहीं, प्रशांत मौसम नहीं होगा, तूफान, चक्रवाती तूफान और उसके साथ बहुत ज्यादा वर्षा और वर्षा में ओला, ये दोनों होगा। यानी 3 और 4 आपका होगा। यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। 132 का सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 133। बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, जिसे कि एनडीआरएफ कहा जाता है, उसके लिए अस्थायी कैंप कहां
स्थापित किया गया? गया, दरभंगा, बिहटा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, एनडीआरएफ की अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित की गई है, ये पूछा गया है। ये बिहटा में किया गया है। कहां पे? बिहटा में किया गया। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना 2005 के आपदा अधिनियम के तहत 2006 में। ठीक है, 2005 के आपदा अधिनियम के तहत, आपदा अधिनियम जो आपका 2005 का है, 2005 का है, उसके तहत 2005 के तहत 2006 में इसकी स्थापना की गई है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 134। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला क्या कहलाती है, ये बताइए। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा की सीमा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 134। इसको कहते हैं हिमोसिस्मल लाइंस। क्या बोलते हैं? हिमोसिस्मल लाइन बोला जाता है, यानी सह भूकंप रेखा बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 134 का, ये क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। ये वाला हम आपको तीसरा या चौथा क्वेश्चन में ही बताए थे कि जब अरब सागर वाली शाखाएं प्रवेश करती है तो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट पर बारिश करवाती है, लेकिन इस क्षेत्र में बारिश आपका नहीं हो पाता है और यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? वृष्टि छाया का क्षेत्र कहलाता है। वृष्टि छाया का क्षेत्र कहलाता है। तो ये हम बताए थे, ये हम बताए हैं आपको, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस पर डिस्कशन आपका हो चुका है अच्छे से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 136। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया है? प्रोफेसर जीएम डॉबसन। ये आप आंसर लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो। ओजोन को मापा किससे जाता है, पता है आपको ना? ओजोन को किससे मापा जाता है? ओजोन डॉबसन इकाई है ना, डॉबसन से। अब यहां से देख लीजिए, डॉबसन नामक वैज्ञानिक के आधार पर ही, डॉबसन नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नामांकन किया गया था। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी किसने विकसित किया है? प्रोफेसर जीएमबी डॉबसन ने ही किया है। किसने? प्रोफेसर जीएमबी डॉबसन ने ही किया है। तो 136 का आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 137। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? बिहार में तो नार्वेस्टर भी कहते हैं, काल वैसाखी भी कहते हैं, आम्र वर्षा भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इस नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। जैसे आम्र वर्षा या आम्र बौछार कहाँ पे कहते हैं? आम की खेती के लिए अच्छा होता है कर्नाटक में, इसीलिए कर्नाटक में इसको आम्र वर्षा बोलते हैं। काल वैसाखी कहाँ बोलते हैं? तो काल वैसाखी इसे पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। हाँ, किसका बता रहे थे? काल वैसाखी का। कहाँ पे बोला जाता है? पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी बोला जाता है। आम्र वर्षा, आम्र बौछार कहाँ पे? दक्षिण भारत में बोलते हैं। आम्र वर्षा कहाँ पे? दक्षिण भारत में बोला जाता है। कर्नाटक में मुख्य रूप से कॉफी वर्षा, कर्नाटक में कॉफी के लिए काफी फायदेमंद होता है, तो कर्नाटक में कॉफी वर्षा बोलते हैं। बिहार में स्पेशली इसे दाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाना इसे स्पेशली बोला जाता है। ठीक है, दाना स्पेशली बोला जाता है। उसके अलावा पूर्वी भारत जो है वहां पे नार्वेस्टर बोलते हैं। पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर, पूर्वी भारत में इसे बोला जाता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले तूफान को इस सब नामों से जाना जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 138। बिहार में नदी धारा जनित नम भूमि की संख्या कितनी है? 209, 537, 328 कितनी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138। तो टोटल है कितनी? 209 है। कितनी है? 209 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 139। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पता होगा आपको कौन सा है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भीम बांध है, कैमूर है, वाल्मीकि नगर टाइगर है, वाल्मीकि नगर टाइगर है, कौन सा हो जाएगा? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो ये होगा आपका कौन सा? वाल्मीकि नगर टाइगर सरना स्थली, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। भीम बांध कहाँ पे है? तो ये है आपका मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। कैमूर कहाँ है? कैमूर में। ठीक है, कैमूर, कैमूर और रोहतास के सीमा पर। ठीक है, कैमूर हो जाए। मणिपुर में सिरोही है। मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे आपका दो है। कौन कौन है? सिरोही है और केबुल लामजाओ। सिरोही और केबुल लामजाओ है। सिरोही और केबुल लामजाओ हो जाएगा। ठीक है, बेतला कहाँ पे है? झारखंड में। बेतला आपको हम पहले भी बताए हैं कहाँ पे है? झारखंड में बेतला है। झारखंड में कौन सा है? बेतला आपका झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मोमलेम गोवा में है। दुधवा यूपी में है। दुधवा यूपी में है। मोमलेम गोवा में है। ठीक है, चलिए आंसर 139 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 140। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? पूसा, साबोर, दोनों, एक से अधिक। बहुत जगह पे की गई है जिसमें पूसा और साबोर दोनों शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 का। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था, जो कहाँ पे है? पंतनगर में है। गोविंद बल्लभ पंत पहला। गोविंद बल्लभ पंत पहला कृषि विश्वविद्यालय था। कहाँ पे है? पंतनगर में है। ये आपका पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो आंसर क्या हुआ? 140 का सी। आगे क्वेश्चन नंबर 141। बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, बॉक्साइट, क्वार्टाजाइट, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। रोहतास में एकमात्र उत्पादन किसका होता है? पायराइट्स का रोहतास में होता है। पायराइट्स का रोहतास में ही होता है। अभड़क, जमुई और नवादा में होता है। लिख लीजिए पायराइट्स आपका, पायराइट्स पायराइट्स आपका कहाँ? रोहतास में। पायराइट्स रोहतास में। ठीक है, उसके अलावा अभड़क, अभड़क कहाँ पे? जमुई और नवादा में। अभड़क जमुई और नवादा में हो जाएगा। जमुई में सोना का निक्षेप भी आपका मिला है, पता है आपको। यूरेनियम कहाँ पे? गया में। यूरेनियम कहाँ पे? गया में हो जाएगा। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पे? गया में हो जाएगा। और चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? रोहतास में ही है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार ये कहाँ पर है आपका? ये आपका रोहतास में ही है। कहाँ पे? रोहतास में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए 141 का आंसर क्या होगा? 141 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्टज क्या हो जाएगा? क्वार्टज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है भाई? क्वार्टज कहाँ पाया जाता है? गया, मुंगेर, नवादा, गया, मुंगेर, नवादा, इस सब जगह पे क्वार्टज पाया जाता है। गया, मुंगेर, नवादा। तो 141 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 142। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार की जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर है भारत के लगभग, भारत की तुलना में कम, भारत की तुलना में अधिक, एक से अधिक, कोई भी नहीं। 10 के वृद्धि दर की बात की जा रही है। 10 की वृद्धि दर की बात की जा रही है।
भारत का 10 की वृद्धि दर कितना है? 17.7। कितना? 17.7। बिहार का कितना है? 25.4। भारत की बात करें, भारत का 10 की वृद्धि दर कितना? 17.7% है। और बिहार का कितना है? बिहार का 25.4% है। अब बताइए क्या होगा? भारत की तुलना में अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत की तुलना में अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किस राज्य का है? भारत में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ का है? मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। सबसे कम कहाँ है? नागालैंड का। सबसे कम कहाँ पे? नागालैंड। भारत की बात करें तो सर्वाधिक मेघालय, ठीक है। और न्यूनतम कहां पे? नागालैंड में। न्यूनतम कहां? नागालैंड में न्यूनतम हो जाएगा। अच्छा, बिहार में अगर पूछा जाए, बिहार में सर्वाधिक कहां है? बिहार में सर्वाधिक कहां है? मधेपुरा में। बिहार में सर्वाधिक कहां? मधेपुरा में, ठीक है। सर्वाधिक मधेपुरा में है। और न्यूनतम कहां है? अरवल में। न्यूनतम कहां? अरवल हो जाएगा, अरवल। क्लियर है? 142 का सी। आगे क्वेश्चन नंबर 143। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है। कौन सा है? यूपी सबसे बड़ा राज्य है, जहां पे आपकी 16% आबादी निवास करती है। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? महाराष्ट्र। पहले स्थान पे कौन है? यूपी है। दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पे कौन है? अपना बिहार तीसरे स्थान पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आता है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 104,099,452। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 104,099,452 यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। चलिए, अच्छा, भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.7% है। कितना है? 17.7। विश्व की जनसंख्या का 17.7। पहले 2011 के अनुसार आपका विश्व में दूसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान जो डाटा आया है उसमें जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पे आ गया है। जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, 143 का सी। आगे चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जातीय गणना के अनुसार वर्ष 2023 में देश की कुल आबादी में बिहार का कितना हिस्सा हो गया? 8.4, 9.4, 10.4। बिहार का कितना हिस्सा हो गया है? 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का हिस्सा 9.4% हो गया है। यानी कि आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 145। महासागर से उत्पन्न प्रलयकारी तरंग सुनामी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 145 का क्या होगा? सुनामी एक अरबी भाषा का शब्द है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पोताशय तरंग। हाँ सही है, बंदरगाह तरंग या पोताशय तरंग बिल्कुल सही है। ये आपका गलत है, मतलब अरबी भाषा नहीं, ये लाइन सही है, पोताशय तरंग सही है, लेकिन जापानी भाषा का शब्द है, ये गलत हो गया। ये तरंग भूकंप ज्वालामुखी भूसंकलन से महासागर में उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। उसके अंदर जो कंपन होता है उससे आपका ये होता है, ये आपका कथन सही है। यह तरंग समुद्री तटीय क्षेत्र के लिए विनाशकारी है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? केवल और केवल एक सही नहीं है, केवल और केवल एक सही नहीं है। यानी आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 146। बताइए कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा जा रहा है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 146, ज्वार भाटा की बात की गई है, बताइए।
चलिए देखते हैं। नौ संचालन में ज्वार भाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सही है, नौ संचालन में ज्वार भाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा आता क्यों है? सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के वजह से, गुरुत्वाकर्षण के वजह से आता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपका आता है। ठीक है, ज्वार की बात करें तो ये कितने घंटे के बाद? तो 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट के बाद आता है। और भाटा की बात करें तो इसका आधा कर दीजिए, 6 घंटा 13 मिनट, इसका आधा कर दीजिए, 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ठीक है, भाटा। और 12 घंटा के बाद आपका क्या आता है? ज्वार आता है। क्या आता है? ज्वार आता है। 24 घंटे में, टोटल 24 घंटे में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आता है। 2 निम्न ज्वार आता है। क्लियर है? आगे चलिए। ज्वार भाटा तलछट के डिस्टिलेशन में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। ज्वारीय तरंग से विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तीनों का तीनों सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 147। इसके अलावा भी बहुत सारा है। फ्लोरिकल्चर है, ओलोरिकल्चर है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फ्लोरिकल्चर में फूल का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरी नाम से ही लग रहा है ना, फ्लोरिकल्चर, इसमें फूल का उत्पादन किया जाता है। अलोरिकल्चर, इसमें सब्जी का उत्पादन किया जाता है। किसका? सब्जी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पोमोकल्चर, कौन सा? पोमोकल्चर, उसमें फल का, पोमोकल्चर में किसका? फल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, कौन सा? केचुआ पालन। इस तरह बहुत सारे हैं। तो 147 का आंसर कीजिए। 147 का आंसर आने लगा है सी। देखते हैं। सेरिकल्चर, रेशम कीड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पिसिकल्चर, मत्स्य, इसमें है। विटिकल्चर, अंगूर। हॉर्टिकल्चर, फल फूल। यानी ए का 3, बी का ए, सी का 4, डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 148। खनिज, धातु और उसका उत्पादक देश दिया हुआ है। बताइए 148 का आंसर क्या होगा। देखते हैं। यूरेनियम, कनाडा। तांबा, चिली, बता चुके हैं बहुत बार। टीन और सीसा, चीन। प्लेटिनम, दक्षिण अफ्रीका। ए का 2, बी का ए, सी का 4, डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149। किसे रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? बताना है। गंधक है, प्लास्टिक है, नमक है, ये सब आपका रसायन आधारित उद्योग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितनी भी चीजें बनती है उस सब में केमिकल का यानी रसायन का यूज होता है, तो वो सब भी होगा। ठीक है, वस्त्र हो जाएगा, औषधि हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, स्याही हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा? कांच है, पेंट है, स्याही है। ठीक है, वस्त्र है, औषधि यानी दवाई है, उसमें भी तो केमिकल का यूज होता है ना, औषधियां है। उसके अलावा आपका जितना भी सौंदर्य प्रसाधन यानी मेकअप वाला जितना भी चीज है उस सब में हो जाएगा। ये सब आपका कौन सा है उद्योग? ये सब आपका रसायन उद्योग पर आधारित है। तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका। शुष्क पर्णपाती वर्ण के संबंध में कौन सा असत्य है यानी गलत है? बताना है। शुष्क पर्णपाती वन की बात की गई है। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के वन यूपी बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। सही है। ये वन प्रायद्वीप पठार में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी सही है। शुष्क ऋतु में इन वन के पेड़ों द्वारा पत्ते गिरा दिए जाते हैं। ये आपका गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 1 मिनट।
तो क्या होगा आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी आपका क्या है, गलत है। आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, जैसे बबूल, पलास, बबूल का तो पहले देखे ही होंगे, बबूल, पलास, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, बबूल, पलास, फर, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। ये सब की छोटी छोटी पत्तियां होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है। ठीक है, कम वर्षा वाले जगह पर भी हो जाता है, कम वर्षा वाले जगह पर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज के ज्योग्राफी सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज की सेवा आपकी यहीं पे समाप्त होती है। सेट खत्म हो गया, तो अब रात भी हो चुकी है, सब अपना अपना फोन बंद करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और जिसको पढ़ना होगा पढ़ेंगे, और जिसको सोना होगा सोएंगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। आज सभी के लिए, सभी को गुड नाइट।